झरोखा में प्रस्तुत है। इस सप्ताह प्रस्तुत की गई कुछ रचनाएं और विचार। इस बार कविता सप्ताह का आयोजन किया गया था अवसर साहित्य यात्रा पेज पर, जिसके संयोजक थे सिद्धेश्वर और इसकी अध्यक्षता निभाया डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा ने तथा इस पूरे सप्ताह प्रभारी रहे डॉक्टर अनुज प्रभात। सुनीता सिंह सुधा अध्यक्षता निभाया। अर्चना कोहली की कविता प्रस्तुत की गई। देख दशा निज देश की सिसके वसुधा आज, हुई प्रकृति बदरंग है कौन करे अब नाज। जसप्रीत कौर प्रीत की कविता वक्त की चरखी। आज जब मेले में मैं अकेला गया तो याद आया गुजरा हुआ समा कि मेले में तू कैसे जिद किया करता था। विजया कुमारी मौर्य की कविता चंदे के पैसे व्यंग कविता प्रस्तुत की गई। चंदे के इकट्ठे पैसे से कफन खरीदने जा रहा था। रास्ते में एक लुटेरा पर्स छीनकर भागा। मैं चिल्लाया, अरे भाई ये मरे हुए के पैसे हैं। रश्मि लहर ने कहा कि यह हृदय स्पर्शी रचना है। उसी प्रकार विज्ञान व्रत की गज़ल प्रस्तुत की गई। एक मुश्तरका रब्बा हूँ, जाने किसका कितना हूँ, जंग लगा दरवाज़ा हूँ, मैं मुश्किल से खुलता हूँ, सदियों बाद बनेगा जो, मैं उस घर का नक्शा हूँ। स्मिता ने भी अपनी कविता प्रस्तुत किया। विज्ञान व्रत की गज़लों को सिद्धेश्वर एवं विजय ने बहुत सराहना किया। वाह वाह, बहुत खूब। जंग लगा दरवाज़ा हूँ, मैं मुश्किल से खुलता हूँ। जबकि डॉक्टर अनुज प्रभात लिखते हैं, सिद्धेश्वर जी आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और मंजू सक्सेना जी भी, जिन्होंने दिशा दी, सच स्वीकार करना मेरी प्रकृति है। जबकि सुझाव दिया लखन सिंह आरोही ने, पोस्ट में बहुत भाषिक अशुद्धियाँ रहती है। सिद्धेश्वर जी ये कैसे रचनाकार हैं जो शुद्ध भाषा भी लिखना नहीं जानते। सिद्धेश्वर ने उसका जवाब दिया, आप शुद्ध लिखते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं। रचनाकार शुद्ध लिखे तो बहुत बेहतर, हमें हमेशा कुछ सीखना ही चाहिए। लेकिन जो अशुद्ध लिख रहे हैं उनको एकदम खारिज भी नहीं किया जा सकता यदि उनकी रचना में दम हो, क्योंकि कभी कभी कीचड़ में भी फूल खिलते हैं और कभी कभी फुलवाड़े में भी कोई फूल दिखता नहीं। यदि रचना श्रेष्ठ है तो उसे शुद्ध किया जा सकता है, किंतु यदि रचना श्रेष्ठ नहीं है तो शुद्ध होकर भी वह पाठकों के हृदय तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि विद्वता और प्रतिभा दो अलग अलग बातें हैं। कोई साहित्यकार विद्वान हो सकता है, किंतु कोई विद्वान साहित्यकार हो यह जरूरी नहीं। जो अशुद्ध लिख रहे हैं उनका मैं पक्ष नहीं ले रहा, उन्हें शुद्ध लिखने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन जो रचना श्रेष्ठ हो किंतु भाषाई रूप से शुद्ध ना हो, उसे हम सीधे सीधे खारिज भी नहीं कर सकते, बल्कि उसे सुधार कर संपादित कर प्रकाशित करना चाहिए। फिर सीखने का सिलसिला तो जिंदगी भर चलता है और लेखन का भी, और यह मंच तो वैसे भी कार्यशाला है, सीखे और सिखलाइए। सुमन मेहरोत्रा की कविता आई, जाऊं कहाँ बचपन बीता दुलार के आशियाने में, यौवन की दहलीज पर जिम्मेदारी का बोझ रहा। तो दूसरी तरफ प्रभात भवन ने भी अपनी कविता प्रस्तुत किया, युद्ध का संवेदना शून्य व्यक्ति कभी नहीं रोकवा सकता युद्ध, वह बन जाता धृतराष्ट्र, स्वार्थ में हो जाता विवेकहीन,
आप इन सारी रचनाओं को अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका, फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर पढ़ सकते हैं। ये कविता प्रभात भवन की है। प्रभात धवन ने सुझाव दिया कि कुछ लिखने से पहले हिंदी व्याकरण की जानकारी ले ली जाए तो लेखन में स्थिरता झलकती है। इंदु उपाध्याय ने अपनी कविता प्रस्तुत किया नारी का वैभव। रूप अनेक हैं युगों युगों से तेरी शक्ति का अभिलेख, नहीं हो तुम पुरुषों से कमतर और नहीं पुरुषों से श्रेष्ठ। पुनः यह है इंदु उपाध्याय की कविता। सुमन मिश्रा गुजर ने सुझाव दिया है कि लेखन अशुद्ध होने के कई कारण हैं। टाइपिंग मिस्टेक, कभी कभी टाइपराइटर शुद्ध शब्द नहीं लेता, कितना ही कोशिश करो। कभी क्षेत्रीय बोली का भी असर पड़ता है। अनुस्वार, अनुनासिक, बिंदु, चंद्र बिंदु का भी प्रभाव पड़ता है। लेखक को रचना पोस्ट करने से पहले तो 3 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अगर रचना श्रेष्ठ है और कुछ गलतियों की चूक हो गई है तो उसका संपादन कर देना चाहिए, जैसा कि सिद्धेश्वर जी ने कहा। वहीं इस पटर पर संवदिया मासिक त्रैमासिक पत्रिका का PDF प्रस्तुत किया गया ताकि लोग उसे पढ़ सकें। वहीं लघु कथा झरोखा के अंतर्गत पिछले सप्ताह जो कार्यक्रम हमारा हुआ था लघु कथा पर, उसका झरोखा दिया गया है, उसका लिंक दिया गया है। वहीं लखन सिंह आरोही ने पुनः बात आगे बढ़ाते हुए लिखा, क्या भाषा की शुद्धता और उसका सशत्व का श्रेष्ठ रचनाशीलता में शामिल नहीं है? विश्व साहित्य में किसी ऐसी साहित्य रचना का नाम बताया जाए जो अशुद्ध भाषा में सृजित है। सिद्धेश्वर जी साहित्यकार भी विद्वान होते हैं। हिंदी में दिनकर जी, संस्कृत में कालिदास, वाण एवं अंग्रेजी में T.S. एलियट इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। तो दूसरी तरफ इंदु उपाध्याय ने लिखा है कि मैं कविता की बात नहीं कर रही हूँ, एक ही डालनी चाहिए या एक से अधिक। कथा समवेत पत्रिका का भी PDF उपलब्ध कराया गया है। आज अखबार में प्रकाशित अखबार का कटिंग है। सुनीता मिश्रा गुजर ने जवाब दिया है, क्या भाषा की शुद्धता के संदर्भ में निसंदेह शामिल है, उससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। साहित्य का हर भाषा में शुद्धता होनी ही चाहिए। यहाँ बात हिंदी भाषी क्षेत्र पर हो रही है। अगर हिंदी में उनके कथ्य, कथानक, शिल्प, संवाद आदि में, व्याकरण, वर्तनी आदि में भी गलती होती है तो हमें उसे संपादन करना चाहिए। लेखक को चेतावनी चेतावते हुए, मराठी भाषी तो हिंदी में मात्रा का अक्सर गलती करते हैं। अनुरोध है आप अन्यथा ना लें। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए गए। वहीं भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है, अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दे पर आपने रचनाकारों को अपनी सलाह दी है। रचना की शुद्धता एक श्रेष्ठ रचना की पहली शर्त होनी चाहिए, मगर आज स्थिति यह है कि यदि भाषा व्याकरण के शुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए तो इसके लिए धन्यवाद देने की जगह टंकन की भूल कर सलाह देने वाले का ही मखौल उड़ाया जाता है। नतीजतन वैसी ही गलतियां बार बार की जाती हैं। निशा भास्कर ने भी सुझाव दिया है और सिद्धेश्वर ने इसका जवाब दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, यदि रचना स्तरीय है और उसमें कुछ व्याकरण दोष है तो संपादक का काम है कि उसे शुद्ध कर तब उसे प्रकाशित करे। लेखक जब तक लिखता है उसका व्यक्तिगत होता है, रचना प्रकाशित होकर सार्वजनिक हो जाती है, इसलिए संपादक द्वारा उसे अवश्य संशोधित करना चाहिए। लेकिन आजकल के अधिकांश संपादक मेहनत नहीं करते, बस रचना को उठाकर पेस्ट कर देते हैं। रचनाओं को पेस्ट करना संपादन नहीं होता, पेस्ट करने के कारण ही अशुद्ध रचनाएं प्रकाशित हो जाती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम लेना नहीं चाहता, किंतु आज भी मुख्य धारा के कई ऐसे रचनाकार हैं जिनकी मूल रचनाओं में अधिकांश व्याकरण संबंधी भाषागत अशुद्धियाँ होती हैं। उनकी रचनाएं संशोधित होकर प्रकाशित होती है।
इसलिए पता नहीं चलता कि वह रचना मूल रूप में कैसी थी। तो वहीं बिहारी लाल प्रवीण ने लिखा है कि पता चलना भी नहीं चाहिए, रचना की शुद्धता के प्रति समझौता करना उचित नहीं। कोई किसी से शुद्धिकरण कराता है तो सीखता भी है। यशोधरा कविता प्रस्तुत किया अर्चना कोहली ने। गहन ज्ञान की खोज में चले गए चुपचाप, अर्धरात्रि में छोड़कर दिया विरह का ताप। और सुमन मेहरोत्रा ने भी बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत किया। विज्ञान व्रत ने उनकी कविताओं की सराहना किया है। और सिद्धेश्वर की गज़ल भी प्रस्तुत की गई इस पटल पर। दूर रहकर कट रही क्यों रात है ये, हो गई अब आज कैसी बात है ये, टूटता भी है न यादों का सिलसिला कुछ, चल रही मांझी की एक बारात है ये। उनकी गज़लों को विज्ञान व्रत ने सराहा है और गज़ल विज्ञान व्रत ने प्रस्तुत किया है। तू तो एक बहाना था, मुझको धोखा खाना था, और मौसम रोज़ सुहाना था, उसका आना जाना था। इस प्रकार विजय कुमारी मौर्य ने सिद्धेश्वर की गज़लों की सराहना भी किया है और उन्होंने कुछ कविताएं भी प्रस्तुत किया है। विज्ञान व्रत से लगातार जुड़े रहे। लखन सिंह पर ने लिखा, लगता है इन दिनों गज़ल के नाम पर तुकबंदी की फैक्ट्री खुल गई है। थोक भाव से गज़ल के नाम पर फेसबुक पर तुकबंदी पाठकों को परोसी जा रही है। लगता है फेसबुक तुकबंदी का डस्टबिन बन गया हो। विज्ञान व्रत जैसे इतने अच्छे शायर पर ऐसी टिप्पणी देने पर विज्ञान व्रत ने लिखा कि परम आदरणीय, कृपया इन नादान लोगों का एक मानक गज़ल कहकर उदाहरण प्रस्तुत करने की कृपा करें। वहीं एस कुमार लिखते हैं, कुछ आप भी तो भेजिए महोदय। जनाब, नकारात्मक समीक्षा का महत्व तभी है जब आप समुचित उदाहरण के साथ परिभाषित करते हैं। बिल्कुल सही। वहीं लखन जी के जवाब पर किसी ने लिखा कि आपको मात्र आलोचना करना आता है। लखन सिंह ने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम विलास शर्मा, डॉक्टर नामोहर सिंह हिंदी के शिखर आलोचक और समीक्षक थे। उन्होंने कौन सी कमानी, साकेश उर्वशी, चांद का मुंह टेढ़ा है जैसी क्लासिक कृतियाँ सृजित की। सच कहने पर नकारात्मक अनुभव होती है। कम से कम गाली, मीर और दुष्यंत का तो नियमित पाठ कीजिए। गज़ल का हर शेर एहसास में अद्वितीय होता है। ये गलत है क्या? ये है कि अवसर साहित्य पाठशाला में कविताओं पर टीका टिप्पणी तो होती है और यही कुछ भूलें होती है। ये टेका नहीं टेढ़ा, और उस पर शुद्ध करने की ओर भी लोगों को बतलाया जाता है, ध्यान दिलाया जाता है अक्सर। वहीं सिद्धेश्वर ने लखन सिंह का जवाब दिया है गज़ल पर। लखन सिंह आरोही जी, कुछ अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत कीजिए ताकि आपकी रचना पर अन्य रचनाकार भी प्रतिक्रिया दे सके। विज्ञान व्रत एक श्रेष्ठ और जानकार गज़लकार है और उन्हें इसकी समझ है कि तुकबंदी और गज़ल में अंतर होता है। इसे गज़ल कहने वाले ही जानते हैं और हर तुकबंदी रचना गज़ल हो या ना हो, यदि उसमें भाव अच्छे हैं और विचार हृदय स्पर्शी, तब भी उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। केवल गीत गज़ल ही कविता की विधा नहीं। ज्ञानेन्द्रपति, आलोक धनवा, अनामिका, सविता सिंह जैसे मुख्य धारा के जो कवि कविता के नाम पर सपाट बयानी लिख रहे हैं और साहित्य अकादमी जैसा पुरस्कार बटोर रहे हैं, उनके प्रति आपका क्या विचार है? हिम्मत हो तो उनकी कविता का उदाहरण देकर उनकी कविताओं की आलोचना कीजिए जो कविता के नाम पर बिल्कुल सपाट बयानी लिख रहे हैं। और काव्यात्मकता या काव्यबिंब तो उसमें होता ही नहीं। हृदय स्पर्शी विचार को लेकर जो रचनाकार
गीत गज़ल लिखने के क्रम में तुकबंदी कर रहे हैं। उनकी रचना गीत गज़ल हो या ना हो, कम से कम उन सपाट बयानी गद्य कविताओं से कहीं बेहतर है जिन्हें आम पाठक पढ़ना ही नहीं चाहता। कविता के नाम पर, केवल कवियों के नाम पर आप भी मत जाइए। कवियों के नाम के पीछे ही कई प्रकाशक या पत्रिकाएं बंद हो गई हैं और बंद हो रही हैं। उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, लेकिन समीक्षक आलोचक उन्हें लगातार उछाल रहे हैं। लेकिन बैसाखी के सहारे कितने दिनों तक जिंदा रहेगी ऐसी कविताएं? गीत गज़ल के लिए यदि नियम न कानून है, मात्राओं का जोड़ घटाव है, रदीफ काफिया है और भी बहुत कुछ है, तो कविता को कविता रहने के लिए भी उसमें कविता काव्य भी और कवितापन का होना बहुत ज़रूरी है। जबकि मुख्य धारा के ढेर सारे कवियों की कविताएं ऐसे काव्य बिंब और कविताओं से बहुत दूर है और आप जैसे कई लोग उसे वैचारिक कविता कहकर बेवजह उछालने का प्रयास करते हैं। यदि पाठक इसे हृदय से अपना लेते तो आज कविता से वे सभी भाग नहीं रहे होते। सोशल मीडिया पर जब से तुकबंदी होने लगी है, शुक्र है कि आम पाठक कम से कम उसे पढ़ने तो लगे हैं, वरना कविता के नाम पर तो वे पहले ही भाग जाते थे। आप ऐसे तुकबंदी को गज़ल गीत कहिए या ना कहिए, नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए, नज्म, छंद मुक्त, आज़ाद गज़ल, त्योड़ी आदि कुछ भी, किंतु यदि उसमें काव्य बिंब और कवितापन है, कुछ और सार्थक बातें उसमें जोरदार तरीके से कही गई है, समाज और जीवन की सच्चाई उसमें आने की तरह झलक रही है, तब उसे कविता के नाम पर स्वीकारने में आखिर बुराई क्या है? आप ही बताइए। सच पूछे तो सोशल मीडिया के आने के बाद कविताओं की भीड़ भले इकट्ठी हो गई हो, किंतु कविता से भाग रहे पाठक अब लौटने लगे हैं और चुनी हुई कविताओं को पढ़कर संतुष्ट भी हो रहे हैं। यदि आप कुछ बेहतर तलाशने की निगाह से समंदर के तह में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मोती भी प्राप्त होंगे, वरना सिर्फ खाड़ा का खाड़ा जल ही नजर आएगा। कीचड़ में सिर्फ कीचड़ नहीं, कमल भी देखिए हुजूर। यह लंबा सा वक्तव्य इन गज़ल गीत के संदर्भ में सिद्धेश्वर ने प्रस्तुत किया और इसे विज्ञान व्रत ने काफ़ी सराहा। श्रीकांत ने भी अपनी कविता प्रस्तुत की। हे प्रभु, तुम्हारी धरती पर सब ठीक ठाक है, बस प्रभु जी कभी कभी कुछ लोग भूखे ही सो जाते हैं। इस तरह कई कविताएं इस बार प्रस्तुत। डॉक्टर अनिल प्रभात ने भी अपनी कविता प्रस्तुत किया। एकलव्य जी का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कविता प्रस्तुत, गुलाबी चूड़ियाँ, आज पिता को बाजार में दिख ही गई गुलाबी चूड़ियाँ। यह कविता जिसे नमिता सिंह ने प्रस्तुत किया। कालजयी घनश्याम की गज़ल भी प्रस्तुत की गई। कपट से दूर निश्चल मन कहाँ हो तुम, मेरे मासूम से बचपन कहाँ हो तुम, सहारा बस उन्हीं यादों का है अब तो, मेरी खुशियों के घर आंगन कहाँ हो तुम। पूनम जी भी अपनी कविताएं प्रस्तुत किया। और बिहारी लाल ने सुझाव दिया था कि संशोधन के लिए आदमी रखना चाहिए। इस प्रकार की रचनाएं अवसर साहित्य यात्रा में सुखद और यादगार बनाएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यदि संशोधन के लिए कोई व्यक्ति इसमें सामने आए तो बेहतर होगा। इस परवीन जी के इस विचार पर सिद्धेश्वर ने लिखा, आपका सुझाव बेहतर है, पटल पर की रचनाओं को कोई पढ़ ले यही बहुत है। अधिकांश लोग इतना समय भी देने को तैयार नहीं। इतना समय लोग साहित्य में देते तो पत्र पत्रिकाएँ बंद होने की स्थिति में नहीं होती। अशुद्ध रचनाओं को शुद्ध करने की बात तो दूर, किसी की सभी रचनाओं को पढ़कर सुझाव देने का समय भी लोग कभी कभी ही निकाल पाते हैं। एक बार आपने भी कहा था, वह भी सिर्फ मेरे लिए, हम रचनाओं को शुद्ध कर देंगे। बाद में आपने भी समय का अभाव बताया। आप भी इस ग्रुप से जुड़े हुए विद्वान साहित्यकार हैं। इसके लिए अगर आप तैयार हो जाएं तो मुझे प्रसन्नता होगी और ग्रुप के सदस्यों को लाभ भी मिलेगा। पूजा चौधरी ने अपनी कविता प्रस्तुत किया इस बीच, और
प्रवीण ने लिखा कि आपका जवाब मुझे पहले से ही मालूम था। आपके भरोसे और आदर के प्रति कृतज्ञ हूँ, किंतु मैं क्षमा चाहूँगा। चिकित्सा कार्य में व्यस्तता रहती है। फुर्सत में के अवसर की पाठशाला देखकर सुकून मिलता है। फुर्सत में अवसर पाठशाला देखकर सुकून मिलता है कि आप कितना लगाव, लगन और समर्पण भाव से इसे पुष्पित पल्वित कर रहे हैं। धन्यवाद। घनश्याम की गज़ल प्रस्तुत हुई और उसके बाद अलका सागर ने भी अपनी एक गज़ल प्रस्तुत किया। अच्छा है कभी कांच के जैसा ना हुई मैं, अच्छा है कभी कांच के जैसा ना हुई मैं, टूटी हूँ मगर टूट के रेजा ना हुई मैं, खेले हैं मगर खेल के तोड़े जो हर एक सब, ऐसे किसी बच्चे का खिलौना ना हुई मैं। बढ़िया गज़ल है। तो सपना चंद्रा ने प्रस्तुत किया अपनी नज़्म में। अजीब शख्स है क्या कहे पता ना लगे, अजीब शख्स है क्या कहे पता ना लगे, और तबीयत देखकर तो कुछ भला ना लगे। वह खुद से गुफ्तगू दिन रात करता है, कुछ भी लोग कहे उसे बुरा ना लगे। ये हैं अर्चना जी, जिनकी कविता बात सकू प्रीत की रीत। अलका सागर ने उनकी गज़ल की काफ़ी सराहना किया है और दूरदर्शन बज्जिका गोष्ठी में जो रचनाएं प्रस्तुत की गई उसे भी इस पटल पर प्रस्तुत किया गया ताकि आप लोग देख सकें। सपना चंद्रा की भी कविता प्रस्तुत की गई। जाग उठो कविता प्रस्तुत की गई एकलव्य केसरी की, और सरिता मेहता की कविता गज़ल प्रस्तुत की गई। किन्हीं निर्दोष जीवों की जहां में जान लेते हैं, खुदा ऐसी हिमाकत को तुरंत ही जान लेते हैं। बहुत खूब। विजय कुमारी मौर्य ने माँ पर एक गज़ल भेजी। एक तेरी खातिर बस मुंह को मोड़ आए हैं, तेरी जिद के आगे हम माँ को छोड़ आए हैं। वहीं घनश्याम की गज़ल मसगला मेरा शायरी है अभी, दिल की फितरत में आशिकी है अभी। पद में कैंसरी मन नहीं है कविता प्रस्तुत की है। विज्ञान व्रत ने फिर गज़ल भेजा था। छुप रहता था क्या करता, छुप रहता था क्या करता, वो तन्हा था क्या करता, कोई भी पहचान नहीं, शहर नया था क्या करता, उसको कोई नाम न था, सिर्फ पता था क्या करता, आखिर उसको मौत मिली, सच कहना था क्या करता, वैसे वो सुकरात नहीं, जहर बचा था क्या करता। इतनी अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की जिसे बिहारी लाल प्रवीण ने भी काफ़ी सराहना किया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पटल पर एक से बढ़कर एक कविता, गीत, गज़ल की महफिल सप्ताह भर जमी रही। सुमन मेहरोत्रा ने फिर अपनी कविता भेजा। घर की मुर्गी दाल बराबर। वही अमृत ने कार्टून भी प्रस्तुत किया। रश्मि लहर ने भी अपनी रचना प्रस्तुत किया। राजप्रिया रानी की भी प्रस्तुति रही। सुमन मेहरोत्रा की गज़ल, इस प्रकार यह संगोष्ठी अशोक कुमार सिन्हा भी
अपनी रचना भेजें। इस प्रकार यह गोष्ठी जमकर जुड़े हैं तो उसको सुनाऊंगा। हालांकि आज बहुत अधिक लोग जुड़ गए हैं, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आप की छाँव तले। पलक पलक की अलग कहानी। कुछ पलकों में बसती है दुनिया, कुछ पलकों में उजड़ती है जिंदगानी। सुधा पांडे। पलकों की छाँव तले बावला है मन, पलक पलक की अलग कहानी। भावनाएं जुड़ती और बिखरती रही, संवेदनाओं की घड़ी जोड़ती रही। धन्यवाद। मैं दूसरी गजल। आज की अश्मती इस सदी में भी अल्फाज की अश्मती कर रहे लोग घायल हैं बेजान। जो दिल को दे सके तो तू वो शरारा दे दे। इंदुपध्याय भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और राजप्रिया रानी की भी कविता प्रस्तुत हुई। समस्याएं सुलग रही आज सिंगार की तरह, सांसें उबल रहा सबका अंगार की तरह। संतोष कुमार माधव भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत किए थे और ये सारा सप्ताह कविता सप्ताह गूगल मीट पर आयोजित हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन के साथ समाप्त हुआ, जो रविवार को संपन्न हुआ था, जिसमें देश भर के कवियों ने अपनी भागीदारी उपस्थित किया। ये सारे रचनाकार उस गोष्ठी में आए हुए थे। पूनम सुधा पांडे। कवि सम्मेलन का लिंक भी दिया गया ताकि लोग उसे देख सकें। और राजप्रिया रानी ने लिखा कि आप सभी विद्वजनों ने हमारी कविता पर ढेर सारी समीक्षात्मक टिप्पणियाँ एवं अपने अपने विचार व्यक्त किए। आप सभी की मैं आभार प्रकट करती हूँ। और अंत में प्रस्तुत किया गया दर्पण में प्रकाशित रचनाओं का PDF। सोशल मीडिया के माध्यम से कविता आम जनता तक पहुंच रही है। सिद्धेश्वर ने कवि सम्मेलन में कहा, पाठशाला में कहा। समय सुरभि के नए अंक में सिद्धेश्वर की 2 गज़लें और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक
व्यक्त किया गया। हस्ती मल हस्ती एक सुप्रसिद्ध शायर जो अब हमारे बीच नहीं रहे। विज्ञानव्रत ने सिद्धेश्वर के इस संयोजन को काफ़ी सराहा वीडियो को, और इसके साथ अब मैं झरोखा समाप्त करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आने वाला सप्ताह जो अतिरिक्त सप्ताह है वह बाल कहानी बाल कविता के रूप में संपन्न होगा और पुनः हम आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।